Hello everyone, welcome back to another session. My name is Gufran Chaudhary and in this video we are going to begin from the question number 21. क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं एंड हमने देखा था कि एस्टोनिश के साथ में हमेशा एट फिक्स जो प्रपोजिशन होती है उसका यूज़ किया जाता है, एस्टोनिश एट. सो टुडे वी हैव अ न्यू क्वेश्चन एंड अगर आप इसको गौर से देखेंगे सो ये है कंडीशनल सेंटेंसेस. सेंटेंस का क्वेश्चन है ये और उसमें भी कंडीशनल सेंटेंसेस. सो यहाँ पर कहा है कि इफ़ यू हैड ट्राइड अगेन यू डैश सक्सीडेड. इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ देख लेते हैं. थोड़े से कंसेप्ट हैं. जैसे कि इसकी हम बात करें सो ये आपका कंडीशनल सेंटेंसेस का क्वेश्चन है. कंडीशनल सेंटेंस. कंडीशनल सेंटेंस जनाब, इन कंडीशनल सेंटेंसेस देयर आर ओनली 3 कंडीशंस. इंटेंशन नंबर 1 और यू कैन से इंटेंशन नंबर 2 एंड इंटेंशन नंबर 3. सो यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत, इसको इंटेंशन बोलें या फिर हम कंडीशन बोल सकते हैं. इंटेंशन नंबर 1, इसमें जनाब होता क्या है कि यहाँ पर इफ़, क्योंकि इफ़ कंडीशन होता है यहाँ पर. इफ़ से हम क्या दिखाते हैं, कंडीशन है ये ना, कंजंक्शन है यहाँ पर. सो इफ़ से आप, इफ़ के बाद में हमेशा जो वर्ब की है वो फर्स्ट फॉर्म होनी है यहाँ पर. अगर इफ़ के बाद में फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, सो जो आपकी नेक्स्ट इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होती है उसमें हमेशा विल का यूज़ किया जाएगा. विल या फिर शैल. इवन मुझे कहना चाहिए कि वर्ब की जो मॉडल होता है उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है यहाँ पर मॉडल की, यानी कि मॉडल ही डायरेक्टली यूज़ किया जाता है यहाँ पर फर्स्ट वाली इंटेंशन जो है. इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम लोग. जैसे कि एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ सो वी कैन से इफ़ ही और शी, इट कुड बी इफ़ ही वर्क्स हार्ड, if he works hard, he will, if he works hard he will win the match, he will win the match. So we can say if he works hard he will win the match. Obviously हमने अभी क्या बोला ऊपर कि if के बाद में हमेशा जो है वो verb की फर्स्ट फॉर्म आनी है. अगर यहाँ पर verb की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो यहाँ पर जो है वो मॉडल यूज़ किया जाएगा डायरेक्टली. ये होता है इंटेंशन नंबर 1 और यू कैन से कंडीशन नंबर 1. अनदर वी हैव इंटेंशन नंबर 2 और कंडीशन. यहाँ पर होता है कि इफ़ के बाद में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है. इसको V2 मत बोलना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है. अगर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है सो जो आपकी इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है वहाँ पर वुड आएगा. ठीक है, वेरी करता है, माइट भी हो सकता है. यहाँ पर वुड बोलिए आप, माइट या फिर कुड. हम बोल सकते हैं कि जो मॉडल है उसकी भी सेकंड फॉर्म ही आती है. सो यहाँ पर वुड आना है. इसको एग्जाम्पल में अगर हम देखें सो वी कैन से इफ़ ही, इफ़ ही वर्कड. ऊपर हमने क्या बोला कि वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म, एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है इफ़ ही वर्कड हार्ड. इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड, ही वुड विन द मैच. अच्छा, ये जो ऊपर वाली फर्स्ट वाली इंटेंशन नंबर 1 है ये तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो एक फैक्ट है कि अगर वो जो है, अगर वो हार्ड वर्क करेगा सो वो मैच को जीत जाएगा. जो हम फर्स्ट वाली में इसमें शो कर रहे हैं, अगर वो हार्ड वर्क करेगा सो ऑब्वियसली ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो जो है वो मैच जीत जाएगा. लेकिन जो इंटेंशन नंबर 2 यानी कि कंडीशन 2 होती है उसमें हम प्रेजेंट एजम्पशन दिखा रहे होते हैं. इसका मतलब यहाँ पास्ट में नहीं लेकर जाइएगा. बेशक यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है बट ये पास्ट नहीं है. अगर इफ़ के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वो आपकी प्रेजेंट एजम्पशन को शो करता है. प्रेजेंट एजम्पशन कैसे, जैसे कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं अगर वो हार्ड वर्क करे सो वो मैच जीते. मतलब किया नहीं है लेकिन एक कंडीशन है कि अगर वो हार्ड वर्क करे तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, मैच जीत जाएगा. सो इसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट एजम्पशन बोलते हैं जो वर्ब की सेकंड फॉर्म से शो करते हैं. ऐसा ही होता है इंटेंशन नंबर 3. इंटेंशन 3, इसमें क्या है जनाब, यहाँ पर है इफ़ के साथ में एक तो हैड होता है प्लस जो वर्ब की है वो यहाँ पर अब आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म. ऐसे ही जो इंडिपेंडेंट क्लोज है सो वहाँ पर क्या आ जाएगा, वुड हैव, वुड हैव. और यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसको भी देखते हैं. जैसे कि यहाँ हमने क्या बोला, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
सो यहाँ पर भी हो जाएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखें, सो वी कैन से ही हैड इफ ही हैड वर्कड if he had worked hard he, सो यहाँ क्या लिखना है हमें, वुड हैव, he would have won, विन की थर्ड फॉर्म वॉन होती है, सो ही वुड हैव वॉन द मैच। फर्स्ट वाली हमने क्या बोला कि जो कंडीशन नंबर 1 है, ये जो कंडीशन नंबर 1 होती है या फिर इंटेंशन नंबर 1, वो आपकी पॉसिबिलिटी को शो करती है और जो एक्चुअल में फैक्ट है यहाँ पर है कि इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द मैच, अगर वो हार्ड वर्क करेगा सो वो मैच जीत जाएगा। इंटेंशन नंबर 2 होता है जहाँ पर आप प्रेजेंट एजम्पशन शो कर रहे होते हैं, एजम्पशन अगर वो हार्ड वर्क करे सो वो मैच को जीत जाए। ऐसे ही जो कंडीशन नंबर 3 होती है, इट शोज द पास्ट रिग्रेट, इट शोज पास्ट इमेजिनेशन और पास्ट रिग्रेट। लाइक यहाँ पर है इफ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने हार्ड वर्क किया होता, तो यहाँ पर है ही वुड हैव वॉन द मैच, तो वो मैच को जीत गया होता, मतलब किया नहीं था। अगर वो हार्ड वर्क करते तो डेफिनेटली मैच को जीत जाते। तो वो पास्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, यहाँ पर रेग्रेट शो कर रहे हैं। सो हमेशा अगर मैं इसको पहले तो आप लोग ये देख लीजिए, इसको ही ब्रीफ में लिखने की मैं कोशिश करूँ तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसको ब्रीफ में हमें लिखना है। सो सबसे पहले हम लोग इसको रेस कर लेते हैं, और जैसे कि फर्स्ट वाली 3 ही हमने बोला था कि इफ़ के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सो यहाँ पर विल या फिर वुड, विल या फिर शैल या फिर यहाँ पर कैन, ये चीज़ें जो है वो हम लगा सकते हैं। ये है फर्स्ट कंडीशन। वहीं अगर हम कंडीशन सेकंड की बात करें, सो यहाँ पर होता है इफ़ के बाद में, अगर यहाँ पर इफ़ है, सो इफ़ के बाद में हमेशा आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देगी यहाँ पर। अगर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सो बाद में क्या आएगा, वुड आएगा, आपके जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। ऐसे ही हम थर्ड को देखें, सो थर्ड में वी हैव इफ़ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इफ़ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो यहाँ पर आ जाएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना सिर्फ अगर आपको पता है तो डेफिनेटली हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। अब इसको देखिए, यहाँ पर है इफ़ यू हैड ट्राइड अगेन यू एंड डैश सक्सीडेड। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है कि हैड, अभी हमने देखा था हैड, एंड ट्राई जो है उसकी थर्ड फॉर्म होती है ट्राइड, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आगे क्या आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस। यानी कि इफ़ यू हैड ट्राइड अगेन, अगर तुम दोबारा ट्राई करते तो क्या हो जाते, यू वुड हैव सक्सीडेड, तो जाहिर सी बात है तुम सक्सीडेड हो जाते। यहाँ पर अब ऑप्शन देख लीजिए, विल हैव नहीं आएगा, शैल हैव नहीं, कैन हैव भी नहीं, और ये यहाँ पर वुड हैव आएगा। ये किस चीज़ को शो कर रहा है, पास्ट इमेजिनेशन, है ना। वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पास्ट की इमेजिनेशन को, कि काश ऐसा हो जाता, जो कि हुआ नहीं था, रिग्रेट को हम शो करते हैं, पास्ट imagination, it shows past imagination. So similarly we have another question of question tag from conditional sentences, I'm sorry, उसको भी कर लेते हैं अभी फ़िलहाल। जहाँ पर ये है 39 क्वेश्चन नंबर जो 2021 में आया था, ये भी सेम ही है, इट ऑल्सो फ्रॉम कंडीशनल सेंटेंसेस। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगेन जो आपकी इंडिपेंडेंट क्लोज है, दो क्लोज होती है ना, इफ़, तो इफ़ के बाद में और यहाँ कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर दिया है। अब इसमें देख लीजिए, देखिए वुड है, और अभी हमने पीछे किया था क्या, कि अगर यहाँ पर वुड है सो यहाँ इफ़ के बाद में, है ना, इफ़ के बाद में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। इफ़ के बाद में क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि प्रेजेंट एजम्पशन को शो करता है। ये होता है प्रेजेंट, इट्स नॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट एजम्पशन, है ना। कि काश मेरे पास ऐसा हो, काश मेरे पास पैसे होते, काश मैं राजा होता, काश मैं तुम होता, या काश मेरे पास, ये जितनी भी काश में हम चीज़ें बोलते हैं ना, प्रेजेंट में एजम्पशन जो कर रहे होते हैं, कि काश मेरे पास ये चीज़ होती तो मैं ये कर लेता, तो मैं ये करूँ। सो वही चीज़ है यहाँ पर। तो ये करा, आई वुड वेट अ वाइल टू बिगिन इन्वेस्टिंग। सो यहाँ पर हमने क्या बोला, अगर यहाँ वुड है, सो जो आपकी डिपेंडेंट क्लोज है यहाँ पर,
वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है? वॉज नहीं है, एम भी नहीं है, वुड भी नहीं है, एंड वर आएगी। ठीक है, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम हूँ, सो आई वुड वेट अ वाइल टू बिगिन इन्वेस्टिंग, तो मैं कुछ वेट करूँ अगर मैं तुम हूँ तो। यही चीज़ तो शो कर रहा है ना, जैसे कि होता है कि काश मैं राजा होता, सो यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे आई वॉज इफ़ आई वॉज अ किंग, नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना, क्योंकि हम जो है ना इमेजिनेशन शो कर रहे हैं, प्रेजेंट की इमेजिनेशन कि काश ऐसा होता। यहाँ हम बोलेंगे इफ़ आई वर अ किंग। ठीक है, ये गलत हो जाता है आई के साथ में, जनरली वॉज आता है, लेकिन वॉज कहाँ पर आता है? जब वी टॉक अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बट राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इट इज प्रेजेंट assumption. Okay, we are talking about the assumption sentences and it is also known as conditional sentences. तो यहाँ पर भी हमने इसको देख लिया कि वी हैव ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। दो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, एंड ये थोड़ा सा कंसेप्ट है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22 वी हैव माइकल स्कूमैशर, उसके बाद है अ रिकॉर्ड ऑफ 7 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल्स। ठीक है, माइकल जो हैं उनके पास में अ रिकॉर्ड ऑफ 7 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल्स हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा? क्या फिर सेट आना है? यहाँ पर सेट है, या फिर प्लेड है, या फिर स्टार्टेड है, या फिर स्टर्ड स्टार्ड। देखिए जनाब, यहाँ पर अ रिकॉर्ड ऑफ 7 ग्रैंड प्रिक्स, यानी कि किसी के रिकॉर्ड की बात चल रही है। यहाँ पर हो सकता है उन्होंने कुछ उनके रिकॉर्ड रहे होंगे। सो यहाँ पर माइकल के बाद में प्लेड तो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि प्ले जो है वो वन टाइम एक्शन को शो करने की बात कर रहा है कि माइकल स्कूमैशर प्लेड अ रिकॉर्ड ऑफ, बिल्कुल भी नहीं, ये तो फिक्स नहीं हो रहा। रिकॉर्ड किसी भी चीज़ का क्या होता है ना, ये जैसा कि हमने पहले भी बताया था, मैंने पहले बताया था कि ये क्वेश्चन होता है जो नाउन का है, कलेक्टिव नाउन। सो हमेशा जहाँ पर किसी के रिकॉर्ड को शो करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की अचीवमेंट को, वहाँ हम हमेशा सेट का यूज़ करेंगे। और अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, यहाँ पर करेक्ट भी सेट ही बैठना है ना। यहाँ पर आएगा कि माइकल स्कूमैशर सेट अ रिकॉर्ड ऑफ 7 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। सेट किया मतलब उन्होंने जो है वो ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, इस चीज़ को सेट कर चुके हैं, या फिर सेट का सेंस यहाँ पर दे रहा है कि अचीव करना, है ना। प्लेड तो कभी नहीं हो सकता। स्टार्ट तो मतलब किसी चीज़ का बिगिनिंग, सो बिगिन भी नहीं है, ये भी कोई ऑप्शन। स्टार का मीनिंग जानते हैं ना, स्टार ये यहीं से बना है, स्टार से। 100 स्टार होता है वही जिसको हम तारा बोलते हैं, दूसरे स्टार यही जो कोई बहुत फेमस पर्सनैलिटी है इन केस ऑफ बॉलीवुड, हॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री। सो वो भी स्टार होते हैं जो काफ़ी फेमस हस्ती हैं बहुत ज़्यादा, उन्हीं को हम स्टार बोलते हैं। सो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। सो माइकल सेट अ रिकॉर्ड ऑफ 7 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट हियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 वी हैव आई एम प्लीज टू वर्क विद यू बिकॉज आई हैव द सेम बिलीफ, है ना। सो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, या मुझे बड़ी खुशी हुई टू वर्क विद यू, तुम्हारे साथ काम करने में, विद यू बिकॉज आई हैव द सेम, क्योंकि मेरे पास भी, यानी कि मैं भी सेम ऐसा ही सोचता हूँ या ऐसा ही मानता हूँ, एंड उसके बाद हमें देखना है विद योर पॉलिसी मैटर्स। ठीक है, कोई इंसान किसी से एग्री करता है, उसके बाद कह रहा है कि बिलीफ एंड आई विद योर पॉलिसी मैटर्स। सो आई के बाद में क्या यहाँ पर एक्सेप्ट आएगा? आई एक्सेप्ट विद योर पॉलिसी मैटर्स, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप किसी से एग्री हैं, सो उसके बाद में सोचिए कि किसी की पॉलिसी मैटर से आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना ये जो क्वेश्चंस हैं कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पीछे इसमें बहुत ग्रामर लग रही है या फिर वोकैब लग रही है, ये तो थोड़े से कॉमन सेंस के भी क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। अच्छा, पहले हम कन्फर को डिस्कस कर लेते हैं, कन्फर का मीनिंग क्या होता है। कन्फर इज अ वर्ब वी यूज एज ए वर्ब एंड वी हैव टू मीनिंग्स। फर्स्ट वन इज कंसल्ट, टू कंसल्ट विद अ पर्सन, किसी भी इंसान से कंसल्ट करना, कंसल्ट, है ना, सलाह लेना या फिर कंसल्ट करना, किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करना। और दूसरा इसका मीनिंग होता है गिव समबडी अ स्पेशल राइट और एडवांटेज, किसी को एक स्पेशल एडवांटेज या फिर राइट देना। दो मीनिंग होते हैं इसके। फर्स्ट वन इज कंसल्ट करना किसी से, गिव समबडी, किसी इंसान को क्या करना, गिव समबडी अ स्पेशल राइट, अ स्पेशल राइट और एडवांटेज। So we have two meanings of confer. First one is consult, second one is give somebody a special right or advantage. यहाँ से तो कोई सेंस नहीं है, कन्फर तो कभी नहीं हो सकता। इसको अगर हम देखें कि आई एम प्लीज्ड टू वर्क विद यू बिकॉज आई हैव द सेम बिलीफ एंड आई विद योर पॉलिसी मैटर्स, इसको देखना है। एग्री, आई एग्री,
बिल्कुल यहाँ पर एग्री ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक चीज़ की हम यहाँ पर हिंट और देख सकते हैं, और वो हिंट हमेशा हमारे पास में है इस ये जो प्रपोजिशन दी गई है, ये जो प्रपोजिशन दी है ना ये फिक्स, सो ये ना फिक्स होती है। कैसे? कि हमेशा एग्री के बाद में, एग्री के बाद जो है वो आप जनरली सेंस में देखेंगे कि विद आती है। आई एग्री विद यू, या फिर आई एग्री विद योर पॉलिसी, आई एग्री विद योर इंटेंशन, आई एग्री विद योर एडवाइस। सो हमेशा एग्री के बाद वो क्या आता है ना, वो विद आता है। तो इस चीज़ की भी हम थोड़ा सा यहाँ से सेंस देख सकते हैं कि एग्री ऑलवेज टेक्स विद फिक्स प्रपोजिशंस। सो वी हैव द सी सी आंसर यहाँ पर, इट शुड बी सी ऑप्शन। एंड बी भी नहीं आएगा। आई कन्फर्म विद योर पॉलिसी, कन्फर्म, सो बिल्कुल कन्फर्म की तो कोई सेंस है ही नहीं यहाँ पर, कन्फर्मेशन नहीं चाहिए यहाँ पर। एग्री होना है किसी चीज़ से, उनकी पॉलिसी से हमें एग्री करना है, ना कि कन्फर्म करना है। एक्सेप्ट भी नहीं करना है। एक्सेप्ट आपने किया है, एक्सेप्ट के बाद ही आप एग्री करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 24, वी हैव द एंटोनिम ऑफ पार्सिमोनियस इज। फर्स्ट वी शुड नो द मीनिंग ऑफ पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस मीन्स वी कैन से, देखिए पार्सिमोनियस के इससे समझाने से पहले यहाँ पर मुझे बोलना चाहिए कुछ और भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सिनोनिम और एंटोनिम है हमारे पास में। ठीक है, जैसे कि क्या, अगर मैं पार्सिमोनियस की बात करूँ पहले, सो बहुत सारे एंटोनिम्स हैं, उसको लिख देते हैं। पार्सिमोनियस के तो ये सिनोनिम ही होंगी। कौन कौन से? जैसे कि फ्रूगल है, फ्रूगल एक होता है हमारे पास, फ्रूगल वी हैव फ्रूगल, थ्रिफ्टी, ठीक है, फ्रूगल, थ्रिफ्टी, स्क्रिम्पिंग, फ्रूगल, थ्रिफ्टी, स्क्रिम्पिंग एंड निगार्डली, निगार्डली। उसके बाद पार्सिमोनियस तो है ही, पेन्यूरियस भी होता है, RIUS, पेन्यूरियस। इस इन सब का मीनिंग एक ही होता है। वैसे देखिए सिनोनिम नेम की कोई भी चीज़ नहीं होती है इस दुनिया में, सब वर्ड अपना अपना एक पर्टिकुलर सेंस रखते हैं, हर किसी के पास अपना अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है, उसका मीनिंग होता है। जनरली हम किसी का सिनोनिम है, फिर किसी भी वर्ड का एंटोनिम बोलते हैं, बट ऐसा इस दुनिया में सिनोनिम और एंटोनिम नेम की कोई चीज़ होती नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक वर्ड अपना एक पर्टिकुलर सेंस रखता है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है, बट फिर भी हम इन केस ऑफ एग्जाम वी यूज़ दीज वर्ड्स। सो यहाँ पर इनके मीनिंग की अगर मैं बात करूँ, तो ये होता है स्पेंडिंग मनी माइजरली, मतलब जिसको थोड़ा सा सोच समझकर पैसे खर्च करना। फ्रूगल होता है बहुत सोच समझकर कहीं ना कहीं पैसे को खर्च करना अपने। सो स्पेंडिंग मनी, है ना, स्पेंडिंग मनी, स्पेंडिंग मनी माइजरली और वाइजली, यू कैन से माइजरली, मतलब इसको कंजूस भी बोलते हैं। माइजर, फ्रूगल कौन है? कंजूस भी होता है इनको, सबका मीनिंग कंजूसी भी थोड़ा सा बोल सकते हो। बहुत सोच समझकर अनजेनरसली इन चीज़ों को जो है वो क्या करना, इसको स्पेंड करना मनी को। इन्हीं के सबके एंटोनिम हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हम सोच समझकर पैसे को खर्च कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे भी वर्ड्स होंगे हमारे पास में जहाँ पर हम वेस्टफुली जो है मनी को वेस्ट कर रहे होंगे, है ना, बेवजह पैसे को वेस्ट कर रहे होंगे अपने। सो वही वर्ड्स होते हैं प्रोडिगल। फर्स्ट वन इज प्रोडिगल, प्रोडिगल। उसके बाद प्रोफ्लिगेट, प्रोडिगल, प्रोफ्लिगेट। इन सबको ही एएमयू से बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और ये सारे वर्ड ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रोडिगल, प्रोफ्लिगेट, स्पैंड थ्रिफ्ट, स्पैंड थ्रिफ्ट, स्पैंड थ्रिफ्ट एंड यू कैन से स्क्वैंडरर, स्क्वैंडरर। एंड वी हैव ऑल्सो अनथ्रिफ्टी, अनथ्रिफ्टी, शायद आपको दिखाई नहीं दी, UNTHRIFTY, अनथ्रिफ्टी। सो वी हैव द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, यू कैन से स्पेंडिंग मनी वेस्टफुली, ठीक है, स्पेंडिंग मनी। अगर ऊपर हम स्पेंडिंग मनी माइजरली या फिर वाइजली समझदारी से, तो ये होता है स्पेंडिंग मनी, स्पेंडिंग मनी, पैसे को कैसे खर्च करना, स्पेंडिंग मनी वेस्टफुली, वेस्टफुली। वही जिसको हम खर्चीला भी बोलते हैं, हिंदी भी से खर्चीला, या पैसे को वैसे ही वेस्ट करना। ये सब होते हैं प्रोडिगल, प्रोफ्लिगेट, स्पेंड थ्रिफ्ट, स्क्वैंडरर एंड अनथ्रिफ्टी। अब यहाँ से देख लीजिए इसमें क्या हो सकता है। पार्सिमोनियस बोला था यहाँ पर, पार्सिमोनियस मीन्स स्पेंडिंग मनी माइजरली, और कंजूस भी बोल सकते हो थोड़ा सा। अगर कोई इंसान कंजूस है तो देखिए एंटोनिम उल्टा बोलना है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता होगा, थोड़ा सा जनरसली करता है। सो सेल्फिश कभी नहीं हो सकता, रिलीजियस का भी कोई सेंस नहीं है। हेरेडिटरी, इसका मीनिंग क्या होता है? हेरेडिट वही हेयर से आया है, यानी कि बोल सकते हो पुश्तैनी थोड़ा सा, या फिर इनबोर्न कोई भी चीज़ है।
हेरेडिटरी हमारे पास डिजीजेस होती हैं, है ना, किसी को जो वंश से ही आपके पापा को था या आपकी मम्मी को अगर कोई डिसीज़ थी तो वो आपको भी हो जाएगी, तो उसी चीज़ को हम हेरेडिटरी बोलते हैं। या फिर आपकी कोई ज़मीन है जो आपको मिली होती है, वो भी आपको कैसे है, ख़ानदानी मिली हुई या फिर हेरेडिटरी, उसको भी यही बोलेंगे। ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है, वी हैव जनरस। जनरस मतलब ठीक-ठाक पैसे को खर्च करने के लिए, इन केस ऑफ यू कैन से, और सही है जनरस का बोलेंगे तो हम यहाँ पर स्पेंडिंग मनी वेस्टफुली, और सही कर रहा है मतलब ठीक-ठाक से। सो 24 हमने कर लिए, और ये सब आपका काम है इनको याद करना, जितने भी ऑप्शंस हैं, फ्रूगल, थ्रिफ्टी, स्क्रिम्पिंग। सबसे पहले ना हमें एलिमिनेट करना आना चाहिए। मैंने बोला ना, आपको लग रहा होगा जनरस का तो मीनिंग अलग होता है, पार्सिमोनियस थोड़ा सा अलग हो गया है यहाँ पर। बिल्कुल जनाब, ऐसा ही होता है। सटल डिफरेंस तो आता ही है वर्ड्स में हमारे पास। हमें देखना है कि ये, क्योंकि जब आपका क्वेश्चन पेपर आता है ना, तो वहाँ पर भी ये बोलते हैं कि मोर एप्रोप्रिएट, वो वर्ड को एक यूज़ करते हैं, एप्रोप्रिएट कौन सा है, मोर एप्रोप्रिएट। एग्जैक्ट तो वो भी नहीं बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वी हैव द फ्रेज सोर इन द आई। सोर इन द आई, सो ये एक इडियम होता है, सोर आई, अगर हम इसको बोलें तो सोर इन द आई। एंड सोर का अगर इडियम का पता है आपको, पहले से ही फिक्स होता है मीनिंग। लेकिन अगर हम सोर की बात करें ना, ये जो वर्ड है, ये एज ए वर्ब यूज, वी यूज एज ए वर्ब, एंड इट मीन्स इंजरी, बिकॉज पेनफुल बिकॉज ऑफ इंजरी। पेनफुल, कोई भी चीज़ पेनफुल है बिकॉज ऑफ इंजरी। आपको कहीं चोट लग गई, सो वो जो पेनफुल होता है उसको ही आप सोर बोलते हैं। सो सोर इन द आई, मतलब आई में जो है वो क्या है, सोर, ये इस टाइप से ही एक फ्रेज है। सिंपल है, इसको ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, एंड सी ऑप्शन हो जाएगा। अ वुंड इन द आई बिकॉज ऑफ स्ट्रैपनल, मतलब आँख में क्या है, कोई घाव है बिकॉज ऑफ स्ट्रैपनल। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द एंटोनिम ऑफ एक्सोनरेट, या दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर योर एग्जाम, और एएमयू का काफ़ी अच्छा फोकस रहता है इन वर्ड्स पर। एक्सोनरेट है, एक्सकल्पेट है, बहुत सारे, क्योंकि ये लॉ से रिलेटेड वर्ड हैं। इससे पहले ना, इस वर्ड को करने से पहले मुझे लगता है कि हम कुछ और कर लेना चाहिए हमें वर्ड का। जैसे कि मैं बात करूँ, इसके ही सिनोनिम होते हैं, एक तो अब्जोल्व, अब्जोल्व, एंड अब्जोल्व है सो एक्विट भी हो जाएगा। सेम है, ये सब सिनोनिम है, अब्जोल्व, एक्विट, विंडिकेट, विंडिकेट। एक्सोनरेट तो हमारे पास है ही, ऊपर दिया है, एंड एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट, इट कन्वेज, इट कन्वेज सेम मीनिंग्स, एंड द मीनिंग इज फ्री समवन फ्रॉम गिल्ट और ब्लेम। जो बाई कोर्ट हम किसी को फ्री करते हैं ना, फ्री समवन फ्रॉम गिल्ट और ब्लेम, कोई आपके ऊपर चार्ज लगे हुए थे केस के, तो अगर कोर्ट के द्वारा आपको वहाँ से क्या कर दिया जाता है, एक्विट कर दिया जाता है, या फिर दोष, जो भी आप हिंदी में हम बोलते हैं ना, दोष मुक्त करना किसी को, किसी के ऊपर चार्ज लगे थे, सो बाय द कोर्ट अगर आप उस चीज़ को क्या कर देंगे, दोष मुक्त कर देंगे किसी को, उसी को बोलते हैं एक्सोनरेट, अब्जोल्व, अक्विट, विंडिकेट, एक्सकल्पेट। ठीक है, इट कन्वे सेम मीनिंग, एंड इट मीन्स फ्री समवन, किसी भी इंसान को क्या कर देना, फ्री समवन, चार्ज हटा देना उससे, फ्री समवन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम, और ओके, यहाँ पर फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट। ठीक है, हिंदी में लिख लेना चाहें, दोष मुक्त। इसी का एक वर्ड होता है उल्टा, जिसको हम बोलते हैं कन्विक्ट। अगर ये है तो किसी को क्या हो जाएगा, कन्विक्ट हो जाएगा। कन्विक्ट मतलब दोषी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, है ना। कन्विक्ट मतलब किसी के ऊपर चार्ज लगा देना बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, चार्ज समवन। सो ये क्या है, ये इसका उल्टा है यहाँ पर। अगर ये चार्ज समवन है तो ये फ्री फ्रॉम समवन हो जाएंगे, फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट। ठीक है, ये एंटोनिम है, एंड ये जो है ये इसके सिनोनिम्स हैं सब। अब यहाँ से देख लीजिए, एंटोनिम मीन्स एक्सोनरेट, मतलब किसी को दोष मुक्त कर देना, तो यहाँ पर रिजेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं, एडमिट करना, एक्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं आ सकता यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, एक्यूज होता है। ठीक है, एक्यूज होता है ना किसी को, एक्यूज है कोई, एक्यूज की क्या ही हिंदी होगी यहाँ पर, लाइक आरोपी बोल सकते हो, कन्विक्ट भी वही होता है। सो कन्विक्ट एंड एक्यूज बोथ आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, वी कैन से। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 28, वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ प्लेबिसिट। ओके, यहाँ पर बोल रहे हैं कि कौन सा प्लेबिसिट का सिनोनिम नहीं है।
देखिए जनाब, प्लेबिसिट मीन्स होता है, अगर हम इसकी बात करें तो पोलिंग से ही निकल कर आता है। सो ये ना अ डायरेक्ट वोट बाय द पीपल ऑन अ प्रपोजल या फिर लॉ या फिर आप बोल सकते हो पॉलिटिकल इशू। सो बाय द पीपल और बाय द पब्लिक डायरेक्टली किसी भी गवर्नमेंट के पॉलिटिकल बिलीफ दोष किसी लॉ या फिर पॉलिटिकल इशू पर जब हम डायरेक्टली वोट करते हैं प्रपोजल पर, तो उसको ही प्लेबिसिट बोला जाता है। ठीक है, ज़्यादा इसको मुझे लगता है कि अगर मैं समझाऊँ यहाँ पर तो यही हो जाएगा सिनोनिम के, या फिर डायरेक्टली वोट, अ डायरेक्ट वोट, यू कैन से अ डायरेक्ट वोट बाय द पीपल, बाय द पीपल ऑन अ प्रपोजल, ऑन अ प्रपोजल, प्रपोजल, या फिर लॉ है किसी भी लॉ पर, या फिर कोई भी पॉलिटिकल इशू है और पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिकल इशू, इसको ही हम प्लेबिसिट बोलते हैं। अगर आप डायरेक्टली किसी चीज़ पर वोट करते हैं बाय द, मतलब पब्लिक के द्वारा किया जा रहा है। सो यहाँ पर बोला था इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ प्लेबिसिट, कौन सा नहीं है। पोलिंग तो ऑब्वियसली अगर वोट कर रहे हैं तो हो जाएगा, वोटिंग भी यही हो जाएगा, पोलिंग एंड वोटिंग बोथ आर सेम। रेफरेंडम, जनाब रेफरेंडम का भी यही मीनिंग होता है कि अ डायरेक्ट वोट बाय द पीपल ऑन अ प्रपोजल लॉ और पॉलिटिकल इशू। रेफरेंस नहीं होगा। सो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, हमारे पास रेफरेंस आना चाहिए, क्योंकि ये जो अबव वाले थ्री हैं ये सब सिनोनिम्स हैं किसके, इस वाले वर्ड के। तो इसलिए हमारे पास आंसर ये आ जाएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है एंड ये भी। हमेशा याद रखना प्लेबिसिट एंड रेफरेंडम बोथ आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर। सो पोलिंग एंड वोटिंग, सिंपल अगर इसको याद करना है तो सिंपल प्लेबिसिट मीन्स वोट, है ना, जहाँ पर भी आपको प्लेबिसिट दिखाई दे सो वहाँ आप याद रखना इसको, या फिर रेफरेंडम मतलब वोट करना, सिंपल यहाँ पर ऐसे याद रख सकते हैं हम इसको। 28 वी हैव द पैसिव वॉइस हु हैज़ ब्रोकन दिस जग। जैसा कि मैं आपने देखा होगा एक पैटर्न है मेरा, मैं शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ आप लोगों को कि जो नरेशन है उसमें जो टेंस है वो चेंज हो जाता है वर्ब से। हम लोग डायरेक्टली ये दोनों ही क्वेश्चन हम वर्ब से करते हैं, जो वर्ब देखने के बाद में डायरेक्ट हम कर सकते हैं। और जो वॉइस है उसमें टेंस चेंज नहीं होता है, वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है, एंड जो नरेशन है उसमें टेंस होता है। तो यहाँ पर वर्ब देखिए, वर्ब है हैज़ है, हैज़ का मीनिंग हम क्या समझें इसे, इंडेफिनिट समझ सकते हैं, हैज़ है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। हु हैज़ ब्रोकन दिस जग, मतलब ये जग जो है वो किसने, हु हैज़ ब्रोकन दिस जग, पैसिव में बोला गया है डायरेक्टली, एक्टिव में पैसिव बताना है इसका। तो यानी कि ये जग जो है बोल सकते हो किसने तोड़ा है या कौन तोड़ चुका है इसको, ये बोलेंगे हम इसको हु हैज़। हैज़ है तो हमने क्या बोला, आपने देखा होगा वॉइस में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसकी ही जो वर्ब है टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, हैज़ है तो प्रेजेंट में ही आना है। अगर आप ऑप्शन सी देखेंगे तो वॉज दिया है, ठीक है, ये कभी नहीं हो सकता। ओके, एंड नन तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब हु हैज़ ब्रोकन दिस जग, ये एज इट इज़ इन्होंने कॉपी कर दिया, सो ये भी नहीं होगा। इसमें होता है ना हैज़ तो हम लिखेंगे एज इट इज़ हैज़ रहेगा ये, एंड जो ये हैज़ है इसको ही हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं वर्ब की, होता है ना। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है शायद इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी आप लोगों को, लेकिन पीछे मैंने वॉइस जहाँ पर समझाया वहाँ आप लोग देख सकते हैं इसको। हैज़ के बाद में इसकी ही जो हैज़ की थर्ड फॉर्म होती है बीन होता है, एंड ये ब्रोकन तो ब्रोकन ही आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रोकन। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है इंडेफिनिट का, यानी कि परफेक्ट का अगर मैं बात करूँ, ये परफेक्ट में दिया है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट एंड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है परफेक्ट है। सो ये हैज़ तो एज इट इज़ हेल्पिंग वर्ब है, एंड जो हैज़ है इसकी ही थर्ड फॉर्म ने हमने चेंज किया है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज़ रहेगी। सो यहाँ पर देख लीजिए, बाई हुम हैज़ दिस जग बीन ब्रोकन, ठीक है, ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 वी हैव इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज़। ओके, साइंस है, फिर हमने देखा कि साइंस के थ्रू हम चलेंगे इसमें कि इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो क्या कर चुका है, हैज़। सो परफेक्ट हैज़ के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये तो ठीक है, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी यहाँ पर भी मेंशन किया, यहाँ पर भी। ऑफ एज, इस स्टेटमेंट को देखकर हमें क्या समझ आ रहा है कि इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज़, अब हैज़ है एज के साथ साथ यानी कि वक्त के साथ साथ, यहाँ पर हम देखें तो क्या किया है, इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो कम आया है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। अपीयर्ड दिखाई दिया है, इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम या एज के साथ साथ दिखना बिल्कुल भी सेंस नहीं दे रहा है। मैच्योर्ड, हाँ मैच्योर्ड हम कह सकते हैं, वी कैन से कि इट कुड बी मैच्योर्ड, एंड ऑल्सो वी हैव द डी ऑप्शन एडवांस्ड। सो ये भी पॉसिबिलिटी है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि जो इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो वक्त के साथ साथ एडवांस हुआ है, ठीक है, बिल्कुल एग्री करते हैं, हम भी आपकी बात से एग्री करते हैं, एडवांस हुआ है।
बट जनाब इसके जो वर्ड्स के अगर आप डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे, सो एडवांस को अगर मैं बोलूँ ना, सो ये ना प्रोसेस में दिखाता है, जो चीज़ अभी भी करंटली प्रोसेस में है, कोई भी चीज़ है जो चीज़ क्या है, प्रोसेस में है। लेकिन मैच्योर्ड जो है वो फुली डेवलप्ड चीज़ को शो करता है। मैच्योर्ड स्पेसिफिकली सजेस्टेड दैट द प्रोग्राम हैज़ रीच्ड अ, यू कैन से लाइक स्टेट ऑफ फुली डेवलप्ड। जो मैच्योर्ड है वो शो करता है, जो कि कोई भी मतलब हम वो बात करें इसकी प्रोग्राम की, तो वो जो है फुली डेवलप्ड कोई चीज़ हो चुकी है, वहाँ पर मैच्योर्ड हम सेंस देते हैं। सो यहाँ पर मैच्योर्ड की अगर हम बात करें, सो ये हो जाएगा फुली डेवलप्ड, फुली डेवलप्ड। ठीक है, जो चीज़ डेवलप्ड हो चुकी है। एक मैच्योर के एक्चुअल में दो मीनिंग होते हैं, एक तो वही समझदारी वाला, दूसरा होता है कोई भी चीज़ फुली डेवलप्ड है। एंड हमने देखा कि एडवांस जो है वो एडवांस कन्वे प्रोग्रेस इन समथिंग, जो चीज़ प्रोग्रेस में है। ठीक ठीक है ना, फुली अभी डेवलप हुआ नहीं है, बट यहाँ पर प्रोग्रेस में है, अभी भी कंटिन्यूटी में है समथिंग। सो बस अब आपको समझ में आ गया होगा हम क्या लगाएंगे यहाँ पर। ये तो अभी प्रोसेस में है, लेकिन यहाँ पर जो मैच्योर्ड है वो क्या है, फुली डेवलप्ड हो चुका है। इसी चीज़ की सेंस आ रही है यहाँ पर, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज़ मैच्योर्ड ऑफ एज। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आएगा, ना कि डी आएगा। एडवांस इज नॉट सुटेबल फॉर है, नॉट सुटेबल फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रोग्रेस इन समथिंग दिखा रहा है यहाँ पर। सो क्वेश्चन नंबर 30 वी हैव, सिंपल है, प्राइड के बाद में हमेशा हम ही प्राइड, वैसे प्राइड के बाद इन भी यूज़ करते हैं, प्राइड बाई भी होता है, प्राइड विद भी होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं। बट इन इस केस की हम बात करें कि ही प्राइड्स हिमसेल्फ हिज बिजनेस सेंस, प्राइड के बाद में हम हमेशा यूज़ करेंगे किस चीज़ का, हम यहाँ पर बोल सकते हैं देखिए, मैंने क्या बोला कि प्राइड के बाद में आप इन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन सबके ही अपने अपने एक सेंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर ही प्राइड्स हिमसेल्फ ओन हिज बिजनेस, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ओन, राइट, ओन हिज बिजनेस। प्राइड के बाद में मोस्ट ऑफ आप देखना कि ओन ही यूज़ करेंगे हम वर्ड। क्वेश्चन नंबर 31 है, अ पर्सन हु ईट्स टू मच इज कॉल्ड, सिंपल है, जो बहुत इंसान बहुत ज़्यादा खाता है उसको ग्लूटन बोलते हैं। निबलर, निबलर का मीनिंग क्या होता है पता है आपको, निबलर क्या होता है? निबलर आपका वर्ड बना है ये निबल से, निबल, एंड निबल इज़ अ वर्ब वी यूज़ एज ए वर्ब। इट मीन्स, ये जो एनिमल होते हैं ना जो ईट समथिंग बाय स्मॉल बाइट्स, हिंदी में हम कुतरना बोलते हैं ना, कुतरना, तो यही है ये जो वर्ब, इसका मतलब होता है निबल, यानी कि कुतरना किसी चीज़ को। सो इन इंग्लिश, इफ आई टॉक्ड अबाउट इन इंग्लिश, ईट समथिंग, ईट समथिंग बाय स्मॉल, छोटी छोटी बाइट्स में खाना किसी चीज़ को, बाय स्मॉल बाइट्स इज कॉल्ड निबलर। सो वो जो एनिमल्स हैं जो कुतर कर खाते हैं उनको ही हम निबलर बोलते हैं। कैनिबल, कैनिबल मीन्स जो भी इंसान है, जो भी ह्यूमन फ्लैश खाता है, हु ईट्स ह्यूमन, है ना, इंसानों का जो मांस खाते हैं उसको ही हम बोलते हैं फ्लैश, कैनिबल। ओमनीवोर, omnivore who eats both plant as well as animal as well as flesh। सो ये उन एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं जो who eat both animal and plant, जैसे कि कार्निवोरस हैं या फिर कार्निवोर हैं, जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, यानी कि फ्लैश खाते हैं, और हर्बीवोर होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। ऐसे ही ओमनीवोर हैं जो चीज़ दोनों खाते हैं, प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश। ठीक है, सो ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। एंड क्वेश्चन नंबर 32 वी हैव द करेक्ट ऑप्शन, द एबिलिटी टू शेयर अदर्स इमोशंस इज, अदर्स इमोशंस, ठीक है। एनरिच, पहले हम लोग एनरिच का मीनिंग देख लेते हैं, एनरिच होता क्या है। एनरिच मीन्स इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ समथिंग, ठीक है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ समथिंग, क्वालिटी ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एनरिच, enrichment also you can say। एंड सिंपैथी एम्पैथी एक्सपेशिएट, अगर हम इसकी बात करें तो एक्सपेशिएट मीन्स लाइक स्पीक और राइट, किसी चीज़ को लिखना या फिर बोलना डिटेल में किसी भी, स्पीक
और राइट, स्पीक और राइट इन डिटेल, किसी चीज़ के बारे में, इन डिटेल अबाउट। अब इसमें हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं सिंपैथी एंड एम्पैथी में, ठीक है, सिंपैथी एंड एम्पैथी में। सो जनाब, अगर हम सिंपैथी की बात करें, सो सिंपैथी बोल सकते हो द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग अनदर पर्सनस फीलिंग, है ना, किसी भी जो दूसरा इंसान है उसकी हम जो है यानी कि अंडरस्टैंडिंग, किसी की दूसरे इंसान की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, या फिर केयर अबाउट समवंस प्रॉब्लम्स, किसी दूसरे इंसान की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में केयर करना, या फिर हिंदी में हम सहानुभूति बोलते हैं। उसी चीज़ को अगर मैं एम्पैथी की बात करूँ तो ये भी सेम होता है, द फीलिंग दैट यू अंडरस्टैंड एंड केयर अबाउट समवंस प्रॉब्लम्स। ओके, समझ में नहीं आया होगा। देखिए, सिंपैथी में सिर्फ आप किसी को एक ना बोल सकते हो होप दे रहे हैं, लेकिन एम्पैथी में उस चीज़ को आप समझ भी पा रहे हैं, खुद पर आपके ऊपर कभी वो चीज़ गुजरी है तो उस चीज़ को आप कनेक्ट पा रहे हैं, दूसरे इंसान की फीलिंग्स है। इसको हम यहाँ पर लिखें, इसी का ही जो वाइड वर्जन होता है, इसी का ही डेप्थ में, वो सिंपैथी एंड एम्पैथी दोनों ही सिनोनिम होते हैं आपस में, बोथ आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर, लेकिन ये इसी की ही इंटेंस फॉर्म होती है, सिंपैथी की इंटेंस फॉर्म एम्पैथी होती है, द फीलिंग ऑफ दैट यू अंडरस्टैंड एंड केयर अबाउट समवंस प्रॉब्लम, ठीक है। सो इसलिए ही यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ बोला है, द एबिलिटी टू शेयर अदर्स इमोशंस, दूसरे के इमोशंस को समझना, या फिर उसके इमोशन के क्या करना, हम केयर करना या फिर शेयर करना उस चीज़ को, वही हो जाएगा एम्पैथी, नॉट सिंपैथी। सिंपैथी इज जस्ट लाइक नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है, आपको जो है कहीं किसी का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, आप जो है उस पर सिंपैथी है, आपको आपको बुरा लग रहा है उसके लिए, फील बैड फॉर समबडी इज कॉल्ड सिंपैथी। बट एम्पैथी अगर आप दिखा रहे हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटेंस एक आपका बोल सकते हैं फीलिंग है, इंटेंस फीलिंग है उस पर्सन के लिए और उसके इमोशंस के लिए, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। एंड क्वेश्चन नंबर 33, वी हैव कंप्लीट द फॉलोइंग ईडियम अ रोलिंग स्टोन। अ रोलिंग स्टोन हिंदी में तो आपको पता हो, कोई भी इंसान जो है, इसका मतलब होता है रोलिंग स्टोन, एक ईडियम होता है, अ पर्सन हु इज ऑलवेज ट्रैवलिंग एंड चेंजिंग जॉब्स, जो इंसान ठहरा हुआ नहीं है, एक जगह रुका हुआ नहीं है, कभी इस जॉब में तो कभी उस जॉब में, कभी यहाँ रहता है तो कभी वहाँ रहता है, उसी इंसान को बोलते हैं हम लोग अ रोलिंग स्टोन, यानी कि दौड़ता हुआ या फिर रोल करता हुआ पत्थर, सिंपल ये मीनिंग आएगा इसका, अ पर्सन हु इज ऑलवेज ट्रैवलिंग एंड चेंजिंग जॉब्स। इसी को कंप्लीट करने के लिए पहले हम इसको लिखते हैं, यहाँ पर मेंशन करते हैं कि अ रोलिंग स्टोन मीन्स a person who is always a person who is always traveling एंड चेंजिंग जॉब्स, जो इंसान फिक्स नहीं है, कभी ये जॉब कर रहा है तो कभी वो जॉब कर रहा है, चेंजिंग जॉब्स। अब जब इंसान कोई टिका हुआ नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, तो आप सोचिए क्या चीज़ वहाँ पर हो सकती है। इसको ही ईडीएम को कंप्लीट करने के लिए फिर सेंटेंस जो आप यहाँ से समझ सकते हैं, फॉल फ्रॉम हाइट बिल्कुल भी नहीं, ये सेंस नहीं है, गैदर्स नो मोस, यही होता है, यानी कि जो इंसान फिक्स नहीं है, एक जगह टिका हुआ नहीं है, एक जगह पैसे नहीं कमा रहा है, वो क्या करेगा, कोई भी पैसा या फिर कोई भी पोजीशन उसके ऊपर उसके पास में इकट्ठी नहीं होगी। सो अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, यही इसका जो है मीनिंग होता है कि जो भटकता हुआ इंसान कभी भी जो है वो पैसा, मनी या फिर रिस्पेक्ट गैदर नहीं कर सकता, ठीक है। कम्स टू अ स्टॉप बिल्कुल नहीं, एनकाउंटर्स फ्रिक्शन नो, इट वुड बी गैदर्स नो मॉस। क्वेश्चन नंबर 34, कंगारू कोर्ट। ओके, सो कंगारू कोर्ट मीन्स अनऑफिशियल कोर्ट, सिंपल सी बात है, गांव में, विलेजेस में कहीं पर आपने देखा होगा, नॉर्मली 4-5 पर्सन जो है वो आकर, जिसको हम पंचायत वगैरह बोलते थे, वो भी एक कंगारू कोर्ट टाइप का ही आप एग्जाम्पल बोल सकते हो। अनऑफिशियल कोर्ट है, लाइक गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, आपने ही 4-5 पर्सन ने कहीं पर भी इकट्ठे हुए और किसी को कुछ भी बोल दिया या फिर किसी को कुछ भी सज़ा दे दी कि आज तुमको ये करना है, दैट इज कॉल्ड अनऑफिशियल कोर्ट, और यू कैन से कंगारू कोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, वी हैव इफ, ओनली इफ बिजनेस टू एक्सपैंड कैन इट। ओके, यहाँ पर दिया है कि ओनली इफ, ठीक है, इसको हम समझेंगे कि इफ बिजनेस टू एक्सपैंड, अगर जो है बिजनेस को एक्सपैंड करना है, सो इट कैन इट नहीं, शायद ये इट कैन होना चाहिए यहाँ पर, इट कैन, अगर बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे हम, है ना, जब एक बिजनेस एक्सपैंड होगा तो आप सोचिए उसमें से क्या चीज़ होगा, एंड यहाँ बोला है इनफ न्यू जॉब्स मेक अप फॉर दोज दैट विल बी
एंड डैश बाय ऑटोमेशन। ओके, तो यहाँ पर है ओनली इफ बिजनेस टू एक्सपेंड कैन इट, यहाँ हिंट देख सकते हैं हम थोड़ी सी, इनफ न्यू जॉब्स। अब फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या आना चाहिए, अगर बिजनेस को किसी को एक्सपेंड करेंगे तो इनफ न्यू जॉब्स, यहाँ पर इनफ न्यू जॉब्स की बात कर रहा है। अब क्या हो सकता है, क्या प्रोड्यूस, बिजनेस एक्सपेंड किया जाता है तो प्रोडक्शन की तो बात नहीं होती है, प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं। इन्वेंट, अगर किसी बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे तो इन्वेंट करेगा वो, बिल्कुल नहीं इन्वेंट। क्रिएट, एग्जैक्टली। सो अगर आप बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगी नए पर्सन के लिए, तो यही ऑप्शन हो जाएगा ना हमारे पास में। रिपील तो बिल्कुल किसी चीज़ को रिजेक्ट करना होता है या फिर किसी लॉ को कैंसिल करना होता है, रिपील मीन्स कैंसिल करना। सो क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि देखिए सेंस समझिए इस टेंस की, कहना क्या चाह रहा है कि ओनली इफ बिजनेस टू एक्सपैंड इट कैन, तो अगर हम किसी भी बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या कर सकता है, इट कैन क्रिएट, इट कैन क्रिएट इनफ जॉब्स, इनफ न्यू जॉब्स, यानी कि काफ़ी हद तक मेक अप फॉर दोस दैट विल बी, उनके लिए, किन लोगों के लिए, बाय ऑटोमेशन, बाय ऑटोमेशन। सो जिन लोगों को ऑटोमेशन की वजह से एलिमिनेट किया गया है, अगर हम अपना बिजनेस एक्सपैंड करेंगे तो उनको जो है वो क्रिएट कर सकता है उनके लिए जो, यही सेंस हो जाएगी। एंड इट विल बी ऑप्शन नंबर सी। वाई, बिकॉज ऑफ सेंस कि एलिमिनेटेड, जो लोग ऑटोमेशन की वजह से, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, रोबोट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इनकी वजह से जिन लोगों को एलिमिनेट किया गया है, अगर हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे तो वो जो है उन लोगों के लिए जॉब को क्या करेगा, वो क्रिएट करेगा। सो जनाब यहीं तक आज के लिए इसको यहाँ तक ही रखते हैं 35 क्वेश्चन को। एंड 2021 में, 2021 में जो क्वेश्चन आए थे, आई थिंक 48 टू 49 क्वेश्चन डायरेक्टली कम्स फ्रॉम इंग्लिश, डायरेक्टली यहाँ से इंग्लिश से आए थे। बाकी 35 हम लोगों ने कर लिए हैं, इतने ही और बचे हैं, आई थिंक 10 और 11 और 12 क्वेश्चन और हैं, उसको भी हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तब